नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। और प्यारे बच्चों, बीएससी फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा परेशान हैं और ये कह रहे हैं कि सर हमारा जो बैच है अभी तक आपने चालू नहीं किया, ना तो फिजिक्स का किया, ना मैथ का, ना ही केमिस्ट्री का। तो आज का ये जो लेक्चर है ये आपका डेमो लेक्चर है। बीएससी पार्ट फर्स्ट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये मैथमेटिक्स का डेमो लेक्चर है। डेमो लेक्चर फर्स्ट आपका ये डेमो लेक्चर इन द सेंस क्या है कि देखो, आपको पता है अपने इंस्टीट्यूट पर आपको सारी क्लासेस लाइव मिलेगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि बच्चे कह रहे हैं सर 15 तारीख को जो सेल आएगी उसके अंतर्गत हम कोर्स को परचेज तो करना चाहते हैं, लेकिन आपके डेमो ही नहीं है लेक्चर। आप कैसा पढ़ाओगे, कैसा हमें समझ में आएगा, उस चीज का थोड़ा सा हम एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल भैया, कम से कम 5-5 लेक्चर आपको डेमो के मिलेंगे, आराम से देखिए, उसके बाद में कोर्स को परचेज कीजिए। हमारी गलती नहीं है, अभी तक सिलेबस ही नहीं आया तो हम कैसे क्लास चालू करें बताओ, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये सारे लेक्चर्स डेमो लेक्चर्स हैं। मैं आपको बता दूं कि आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत 3 पेपर चलते हैं, जिसमें से पहला पेपर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, विवेक गणित का, और वही पेपर सेमेस्टर फर्स्ट में लागू होने का पूरा पूरा हकदार है, ठीक है, क्योंकि वो पहला पेपर है ना, इसलिए। तो यहां पे उम्मीद तो ये लगाई जा रही है कि भैया पेपर जो फर्स्ट आपका होगा वही सेमेस्टर फर्स्ट में आएगा, लेकिन जो भी सेमेस्टर स्कीम से रिलेटेड बातें हैं ये हम बाद में करेंगे, क्योंकि जैसे सिलेबस आता है कंप्लीट प्रॉपर तरीके से उसके बाद में हम एप्लीकेशन पर लाइव क्लास चालू कर देंगे, और जहां तक उम्मीद है 4-5 दिन में आ जाएगा। तब तक बच्चों को मैं डेमो लेक्चर प्रोवाइड करवा रहा हूं। डेमो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का ही है जो आप पहले पेपर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। आ जाओ भैया, पॉइंट वाइज बात करते हैं भैया, आ जाओ। तो यहां पे देखो, हम बात करेंगे यहां पर मैथ की, और मैथ में भी कौन सा पेपर है, पेपर का नाम मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पेपर का नाम बताने से पहले थोड़ा सा आपसे बातचीत करता हूं, ध्यान से सुनो। 12th क्लास आप पढ़ के आए हो, मैथमेटिक्स के अंदर आपने कौन कौन से चैप्टर पढ़े? 12th क्लास में आपने मैट्रिक्स पढ़ी, डिटरमिनेंट पढ़ी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, ठीक है। आपने टिग्नोमेट्री पढ़ी, टिग्नोमेट्री के लिमिट की फॉर्म में पढ़ा, मतलब बहुत कुछ मैटर पढ़ा आपने जो कि मिक्स में पढ़ा था। लेकिन मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, और आपको याद है आपने उसमें वेक्टर भी पढ़ी थी, वेक्टर पढ़ लिया, और आपने 3D पढ़ी थी, ठीक है, और प्रायिकता पढ़ी थी आपने वहां पे, मतलब सभी था वहां पर मैटर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब बीएससी में अगर आप एंटर कर चुके हो ना, बहुत सारे बच्चों की गलतफहमी है ये। 95% बच्चे क्या सोचते हैं कि भैया जैसे ही हम बीएससी के अंदर एंटर करते हैं तो हमारा जो सिलेबस है वो 12th क्लास से कम हो जाता है, पढ़ाई कम करनी पड़ती है। यहां पर बहुत कुछ ऐसा आपको अपने जो बड़े भाई बहन है आपके वो भी बोलते हैं ऐसा कि यहां पे पढ़ाई कम करनी पड़ती है। लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि आपको यहां पर 12th क्लास से भी लगभग 2 से 3 या 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी अगर अच्छी परसेंट बनानी है। आप कभी भी नोटिस करना कि 12th क्लास में बच्चों की परसेंटेज 90, 95, 98, 99 बन जाती है, लेकिन कभी भी बीएससी में आप परसेंटेज उठा के देख लेना, किसी बच्चे की 70, 75, 80 तो बहुत मुश्किल से बनती है। क्यों? इसका कारण यह है कि बच्चे एक तो पढ़ाई कम करते हैं, दूसरी बात है कि सिलेबस जो है ना, सिलेबस जो एक साल में आप एक बुक कवर करा करते थे 12th क्लास में, फर्स्ट ईयर में आपकी 3 बुक चलती है बेसिक। कैसी 3 बुक चलती हैं? अब देखते हैं सेमेस्टर स्कीम में क्या होगा, पर सेमेस्टर में वही सिस्टम है, टाइम को कम कर देंगे और सिलेबस आपका तो उसी प्रकार रहेगा, है कि नहीं है? तो सबसे बड़ी गलतफहमी तो आपकी ये होगी कि सिलेबस कम है, तो उस बात को दिमाग से निकाल दो। बहुत ही तगड़ा सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है, पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि नए नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। आपने बेसिक बातें सीखी ना 11 12th में, अब उनका अपर लेवल पढ़ेंगे अपन। अब थोड़ा बहुत हम एंटर करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहां पे जैसा आपने 12th क्लास में पढ़ा ना, उससे अलग पेपर है थोड़ा सा ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। डिस्क्रीट मैथ बोल दो, हालांकि पेपर का नाम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं विवेक गणित।
विविक्त गणित, ठीक है। और मात्राएं वगैरह देख लेना भैया हिंदी इंग्लिश में, मैं आपको पेपर का नाम बता रहा हूं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, विविक्त गणित इसका नाम है। एक्चुअली में ये क्या है, अगर मैं आपसे कहूं रामायण महाभारत, तो रामायण का नाम लेते आपके मन में एक पूरी एक इमेज बन गई कि उसमें राम की कहानी है, राम जी की कहानी है, उसमें सीता जी का पूरा विवरण है, लक्ष्मण जी की बात करेंगे, रावण की बात करेंगे, सारे कैरेक्टर आपके सामने आ जाते हैं। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम एक्चुअली में पढ़ेंगे क्या, किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को यहां पे सीखेंगे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन आपका 11th और 12th में इतना आप नहीं पढ़ते हो, ये बुक अलग चलती है आपके। भाई देखो अवकलन समाकलन का तो सेम सीन है, जो कॉन्सेप्ट आपने 12th में पढ़े वही के वही कॉन्सेप्ट यहां पे पढ़ोगे, ठीक है। वो आपका सेमेस्टर सेकंड में आएगा पेपर, लेकिन ये पेपर थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। ये पेपर पहले आपने कभी पढ़ा नहीं है। इस पेपर में आप पढ़ोगे क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना। इस पेपर में जनरली हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो नंबर्स है ना, नंबर्स, उन नंबर्स का अध्ययन करेंगे, नंबर्स का अध्ययन करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे भैया। और अपने यहां पे ध्यान रखना, प्रॉपर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कंप्लीट लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लेना, ठीक है। हम नंबर्स का यहां पर कंप्लीट स्टडी करेंगे, नंबर्स के बारे में। और नंबर्स के बाद काफी सारे इसमें टॉपिक्स हैं, मैं आपको बता दूं जो इस चैप्टर में आते हैं। जैसे कि यहां पर हम बात करेंगे सेट की, बात करेंगे समुच्चय की, बात करेंगे, ठीक है, फंक्शंस की बात करेंगे, उसके बाद में रिलेशंस की बात करेंगे, संबंध की बात करेंगे। इसके अलावा बूलियन अलजेब्रा नाम का यहाँ पे टॉपिक है एक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं चाहता हूं कि अभी वो डिस्कस ना करूं, क्योंकि वो डिस्कस करेंगे थोड़ा सिलेबस कन्फर्म होने के बाद पे। लेकिन डेमो लेक्चर में आज हम कुछ इंटरेस्टिंग सीखते हैं जो आप एक्सपेक्ट करोगे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में वो चीज हमारे काम आएगी। ध्यान से सुनना, सबसे ऊपर आप यहां पर हेडिंग डाल लीजिए नंबर सिस्टम। क्या डालोगे भैया, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। ठीक है, देखो बचपन में आपने जितने भी नंबर्स पढ़े सब वो इसके अंदर आते हैं, और 5 मिनट के अंदर जितने भी नंबर्स पढ़े हैं सारे आपके सामने मैं लिख दूंगा जो आपके काम आएंगे, ठीक है। ध्यान सुनना, सबसे पहले जब शुरुआत की हम बात करते हैं नंबर्स की, तो सबसे पहला जो नंबर आता है जिसकी हमने खोज करी, वो संख्याओं के अंदर आती है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं इसे, नेचुरल नंबर। बात क्या है, मेरी बात को ध्यान सुनना, हालांकि इससे पीछे का इतिहास नहीं पढ़ेंगे अपन कि नंबर सिस्टम भी कैसे बने। नंबर सिस्टम के अंतर्गत 1 2 3 4 ये सब कुछ कंबाइन में कैसे बना, ये बना क्यों। देखो यार सीधी सी बात है, हमने लैंग्वेज को सीखा, हिंदी सीखी, इंग्लिश सीखी, संस्कृत सीखी, उर्दू वगैरह जितनी भी लैंग्वेज अपने पूरे वर्ल्ड में चलती हैं, ये क्यों, कम्युनिकेशन के कारण। आज मैंने कहा कि भैया यहां पर ये कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 मैं गिन के बता दूंगा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द सिंबल। ये क्या है, एक साइन है कि यहां पर कितने लेटर्स यहां पे लिखे हुए हैं, हमने यहां पर इनको काउंट कर लिया। तो काउंट करने के लिए, चीजों को गिनने के लिए हमने नंबर्स का यूज करना चालू किया। और जैसे मैथमेटिक्स आगे बढ़ी तो उसमें सबसे पहले जो नंबर आएगा अपना वो है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर हम बात करें, इसको हम कैपिटल एन से शो कर देते हैं, और इसमें जो संख्याओं को लिखते हैं वो है मेरे पास में 1 2 3 4 डॉट 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 मेरे पास में आगे तक
कहानी चलती है। देखो बात क्या है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। नेचुरल नंबर मेरे पास में है 1 2 3 4, ये संख्या आगे तक चलेगी। कहां तक जाएगी? एक बच्चा अपनी क्लास में बैठा है, वो कहता है कि सर ये संख्या n तक जाएगी। कहां तक जाएगी? n तक जाएगी। मैंने उससे कहा कि भैया n तक जाएगी, ऐसा क्यों? फिर बच्चे के पास कोई जवाब नहीं है। बच्चा कहता है कि सर जाएगी तो जाएगी। अब यहां पे, क्योंकि आपने 12th क्लास में और 11th क्लास में जो सीरीज पढ़ी होगी, आपने श्रेणियां पढ़ी होंगी, टीचर्स में इतना लिखा देता है कि भाई 1 2 3 4 है, ये मेरे पास में इसका n वां टर्म है, बस यहां तक आपकी ये संख्या चलती जाएगी। क्यों ना मैं इसको आगे लिख दूं, n+1 लिख दूं, n+2 लिख दूं, आगे भी चलती जाएगी ये तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो संख्या 1 से स्टार्ट हो गई वो कहां तक जाएगी? इन्फिनाइट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं जनरली, जब नंबर्स को डिनोट करते हैं तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली आप इस फॉर्म में लिखा करो नंबर्स को, क्योंकि नंबर्स आगे तक बढ़ते जाएंगे और कहां तक पहुंचेंगे? इन्फिनाइट तक पहुंचेंगे। लेकिन इन्फिनाइट को अगर आप शो करते हो तो एक तरीके से आपका जो लेवल है वो लो ही ले जाता है कि हाँ सबको पता है कि नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं। लेकिन अब जब आप यहां इनमें एंटर कर गए कि भाई संख्या जो आपकी है n तक पहुंच रही है, n का मान कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता? क्वेश्चन में पता होगा, जो एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पुटअप करेगा उसमें पता होगा भाई n का मान क्या है, हमें क्या पता है कि नहीं है। तो यहां पे अपन n को लिख सकते हैं, n को आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि यार जो संख्या n होती है ना, भाई यहाँ पे कैपिटल N है, ये स्मॉल n है, तो यहीं तक जाती होगी, n का मान हमें कुछ पता नहीं है। तो यहां पर संख्याओं को लिखने के जो तरीके हैं उनमें कभी कंफ्यूज मत होना। आप कैसे भी संख्या को लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3 4, ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इज द राइट वे। किसी को उतारने की इच्छा हो तो उतार लो, नहीं बाकी डेमो लेक्चर्स हैं, ठीक है, दोबारा पढ़ा देंगे। बस आप तो केवल सीखो, समझो आराम से। देखो उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर पढ़ने के बाद में मेरे दिमाग में एक सेकंड नंबर आता है, वो है मेरे पास में पूर्ण संख्या। क्या आती भैया? पूर्ण संख्या। इसको हिंदी में नाम पूर्ण संख्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या भैया? होल नंबर। होल नंबर को लिखते हैं W से। इसमें जो नंबर्स आते हैं ना 0 1 2 3, कहने का मतलब है कि ऐसे नंबर्स जिनको हम यहां पर इस तरीके डिनोट करते हैं, इसमें जीरो को भी हमने ऐड कर दिया। मतलब प्राकृत संख्या में जीरो नहीं था, लेकिन यहां पे हमने जीरो को ऐड कर दिया। किसमें? होल नंबर में। थर्ड नंबर पे मैंने एक और नंबर देखा, उसका नाम था इंटीजर नंबर। ये सब काम आएंगे आपके, इंटीजर नंबर, ये सब काम आएंगे सेट के अंदर, इसलिए लिखवा रहा हूं मैं। नंबर सिस्टम आपके टॉपिक भी है बुक के अंदर, नंबर सिस्टम, ठीक है। यह है मेरे पास में इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याओं की हम बात करते हैं, पूर्णांक संख्याओं की हम बात करते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि 0 से लेकर 1 2 3 मेरे पास में है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 मेरे पास में है। इस तरीके से इनको डिनोट किया जाता है। और इनको डिनोट करने का जो सिंबल होता है मेरे पास में, उसे हम क्या कहते हैं भैया? आई से भी कई बार डिनोट कर देते हैं और कई बार इसे हम जेड से भी डिनोट कर देते हैं। पूर्ण संख्या, इंटीजर नंबर, जो भी है आपके सामने लिखा हुआ है। बात क्लियर है कि नहीं है? चलो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर फोर्थ नंबर पे जो संख्या आती है मेरे पास में, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नाम क्या है उसका? रेशनल नंबर। अब इसमें आएगा मजा सीखने में। ये तो नॉर्मल थी, जिस प्रकार लिख रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, अच्छी बात है। और ये पता होना चाहिए आपको कि W से शो करते हैं, I से शो करते हैं, Z शो करते हैं, क्योंकि सेट के अंदर अपन पढ़ेंगे चीजों को, समुच्चय के अंदर पढ़ेंगे, तो वहां पर चीजों को जब डिनोट करते हैं, आपसे कह दिया कि पूर्णांक संख्याओं का सेट क्या होता है, तो बच्चों को वही पता नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत माइनस का इन्फिनाइट से लेकर प्लस का इन्फिनाइट तक वैल्यू चलती है, ये सेट कहलाता है आपका इंटीजर नंबर का सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं की हम बात करें, परिमेय संख्या, तो बच्चे क्या कहेंगे? बच्चे कहेंगे गुरुजी परिमेय संख्याओं का सीन तो ऐसा है कि वो संख्याएं, परिमेय संख्याओं का सीन तो ऐसा है कि वो संख्याएं जिनको बट्टे की फॉर्म में लिखा जाए। हमें तो बचपन में यही सिखाया गया था कि जो संख्या बट्टे की फॉर्म में दर्शाई जा सके उसे रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी बात मान ली मैंने कि जो संख्या, जैसे मान लो अपन ने रेशनल नंबर मेरे पास में है, तो इस तरीके से हमने शो किया कि भैया मेरे पास में P अपॉन में Q, मेरे पास में एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं परिमेय संख्या की बात करता हूं तो परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जिसको अपन P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जिसको अपन यहां पर 2 अपॉन में 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 अपॉन में 2 हो गया, ये फ्रैक्शन यानी कि भिन्न की फॉर्म में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या उसे ही कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, लेकिन अब मैंने एक बच्चे से क्या पूछा, मैंने डायरेक्ट सवाल पूछ लिया कि एक बात बता, फिर तो मैं यहां पर 0 अपॉन में 0 भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। क्वेश्चन मेरा अगला आया कि भाई मैं यहां पर क्या इन्फिनाइट अपॉन में इन्फिनाइट लिख सकता हूं? और मैंने सवाल पूछा बच्चे से कि क्या ये दोनों संख्याएं परिमेय हैं? तो बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं गुरुजी ये संख्या तो परिमेय है, लेकिन ये वाली संख्या जो है ना, ये वाली संख्या इन्फिनाइट अपॉन में इन्फिनाइट, ये परिमेय नहीं है, क्योंकि इन्फिनाइट तो इन्फिनाइट है। बच्चे ये कहेंगे इन्फिनाइट तो इन्फिनाइट है, ये परिमेय नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, जितना आता है तो अच्छी बात है। मैंने एक सवाल और ऐड कर दिया इसके अंदर, एक सवाल और ऐड कर दो इसके अंदर कि क्वेश्चन मेरा ये और है कि मैं क्या 1 अपॉन में 0 लिख सकता हूं? क्या ये भी परिमेय संख्या है? ये मान के चलो कि अगर इन चीजों के बारे में आप अभी सीख गए ना, तो अच्छे अच्छे टीचर्स जब आपसे कुछ बातें पूछते हैं ना, तो इनको इंक्लूड कर देते हैं वो, और फिर बच्चा कंफ्यूज। बच्चे से सिंपल एक सवाल पूछा जाता है कि क्या आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है? बच्चे कहते हैं पढ़ा है गुरुजी, पढ़ा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पढ़ी। ठीक है मास्टर होता, ठीक है, चल बता यहाँ पे ये क्या है, ये परिमेय है क्या? परिमेय है, अपरिमेय है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्या है ये बता तो सही मेरे को। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये चीज तो हमारे मास्टर ने कभी पढ़ाई भी नहीं, मैंने पढ़ी भी नहीं। यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है भाई, ये तो परिमेय है। 100 में से 99% बच्चे क्या कहेंगे कि ये तो परिमेय है भैया, ये तो परिमेय है, ये तो परिमेय है। तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो गए ना यहाँ पे। अब आपके जो रूल थे वो खत्म। आपने बचपन में क्या पढ़ा था कि जिन संख्याओं को बट्टे की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन यहां पे तो आपके सारे रूल खत्म हो गए। क्वालिटी सी आ रही है ना वीडियो की? हाँ सही है, सारे रूल आपके खत्म हो गए। चलो भैया टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको सिखाते हैं कुछ बेहतरीन शानदार सिखाते हैं। यहां पर आइए फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों, Q बराबर P अपन Q की फॉर्म में अगर किसी संख्या को लिखा जा सकता है, ठीक है, पहला रूल आपका सही था। लेकिन दूसरा रूल क्या कहता है इसका कि भैया ध्यान रखना कि जब भी आप P अपॉन Q की फॉर्म में, जैसे ये आपकी परिमेय संख्या को Q से आप डिनोट कर देते हो, तो यहाँ पे P अपॉन Q की फॉर्म में आपकी कोई संख्या लिखी हुई है, तो ध्यान रखना कभी भी Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हो गया ना, तो वहां पर परिमेय संख्या नहीं होती है फिर। तो बच्चा कहता है कि सर अच्छा 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 अच्छा, तो हमने मिस्टेक कर दी, तो ये वाली 1/0 है, तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं होगी। तो परिमेय नहीं होगी तो फिर ये क्या होगी? ये भी एक सवाल है। अगर ये परिमेय नहीं है तो फिर ये क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं इसको? बच्चे का फिर माथा खराब। बच्चे कह रहे हैं सर क्या कहना चाहते हो, कुछ समझाओ तो सही तरीके से समझाओ। अब आपने कंफ्यूज करके रख दिया हमें तो ये भी नहीं आता, ये भी क्या सीन है। आप कह रहे हो कि यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, परिमेय नहीं होगा, तो फिर ये है क्या? फिर इसको क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/0? पेशेंस रखो, समझाते हैं अभी आपको। ठीक है, ये 2-3 रूल हो गए। उसके अलावा भी आप ध्यान रखना, थर्ड रूल आपका एक और होता है जिसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त्य, हिंदी में कहते हैं इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश है, इंग्लिश सही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहता है कि भैया यहां पर जो आप जैसे लिख रहे हो 4/2,
तो 4/2 को भी क्या करो, यहां पर आप देख सकते हो कि मैं यहां पर इसको 2 मल्टीप्लाई में 2 लिख सकता हूं, अपॉन में 2 लिख सकता हूं। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसी संख्या को आप परिमेय नहीं कह सकते, आपको इसको काटना पड़ेगा। जैसे 2 से 2 काट दो इसको, ये होगी 2, और 2/1 लिख सकते हो। क्योंकि यहां पर ध्यान रखना है कि जब भी कोई अपॉन में चीज हो ना, तो एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, जैसे मैंने लिखा 3/2। अब आपको पता है 3/2 में जब मैं 2 का भाग 3 में लगा दूंगा तो क्या बचेगा आपके पास में, केवल और केवल यहां पर भाग देने पर क्या आएगा भाई, यहां पर भाग नहीं जा रहा है, आपको पता है। कहने का मतलब है कि मैं यहां पे 3 × 1/2 लिख सकता हूं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पर 1 ही आ रहा है। 1 से ज्यादा अगर आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे 4/2 लिख रखा है, बच्चे को लग रहा है कि यार ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे 2 का मैंने भाग लगा दिया तो 2 बन गया। तो यहां पर कभी ध्यान रखना कि जब भी आप किसी भी नंबर को परिमेय संख्याओं में डिनोट करते हो तो ये 1, 2 और 3 रूल का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। छोटी क्लासों में आपने केवल इतना पढ़ा था कि बट्टे की फॉर्म में लिख देंगे काम बन जाएगा आपका, लेकिन अब बट्टे की फॉर्म से काम नहीं बनेगा, बट्टे की फॉर्म से काम नहीं बनेगा, अब आपको और कुछ करना पड़ेगा। तो बच्चे कह रहे हैं चलो ठीक है सर, आपने काफी अच्छी बात बताई हमें। यहाँ पे थोड़े बाल से कर लेता हूँ, नीचे गिर गए थे। हाँ भाई, अब टॉपिक पे आओ। तो मैंने कहा यहां पर 1, 2 और 3 बातें आपके दिमाग में बैठ गई, तो बच्चे कह रहे हैं चलो ठीक है सर, आपने माइंड हमारा क्लियर कर दिया कि हमने देखा कि यहाँ पे अच्छा ठीक है, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये Q0 नहीं होना चाहिए। थर्ड मेरे पास में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF का जो मान है वो मेरे पास में 1 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे 2 कॉमन आ गया था, तो 2 कॉमन नहीं आना चाहिए, ऐसा भिन्न होना चाहिए जिसमें वो कटे नहीं, आगे आगे कटना नहीं चाहिए वो। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 1/2 है, तो मैं 2 का भाग 1 में नहीं लगा सकता। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अरे लगा सकते हो, लेकिन फिर आगे क्या लिखोगे, 0.5 लिख दोगे, लेकिन प्रॉपर भाग तो नहीं है ना आपका, एक प्रॉपर वैल्यू नहीं है ना, एक इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या तो नहीं मिली ना आपको, पॉइंटों की फॉर्म में मिल गई। तो ऐसे तो भाग तो किसी में लगा सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझो आप कि यहां पर मैक्सिमम कॉमन 1 आना चाहिए, मतलब भाग नहीं जाए डायरेक्ट, जैसे यहां जा रहा है ना वैसा भाग नहीं जाना चाहिए किस संख्या में। ये तीनों रूल इजी थे, पढ़े हुए भी है आपने, लेकिन अब सही तरीके से समझ में अब आए। एक बच्चा हाथ खड़ा करता है, गुरुजी गुरुजी, मैंने कहा भाई क्या प्रॉब्लम हो गई इस बच्चे को, ये हाथ खड़ा क्यों कर रहा है। वो बच्चा कह रहा है कि सर चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन ये तो बता दो, हमारा दिमाग खराब तो यहां हो रहा है, ये क्या सीन बता दिया आपने, पूरा मामला ही कंफ्यूज कर दिया, हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे तो खराब आपने यहां कर दिए। मैंने कहा पेशेंस रखो भैया, पेशेंस, आ जाओ। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे ध्यान से कुछ मैं लिख रहा हूं, अपरिभाषित, अपरिभाषित रूप, इसको लिख लो यहां पे नॉन डिफाइंड टर्म। ऐसे कुछ टर्म आपको बता रहा हूं मैथमेटिक्स के जो कभी भी साइंटिस्टों के द्वारा परिभाषित नहीं किए जा सकते, वो टर्म बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको। ध्यान रखना इस बात का कि कभी भी वो टर्म आपके सामने आए और कोई आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करे तो बता देना कि ये नॉन डिफाइंड टर्म है। मैं इसको क्या बताऊंगा, साइंटिस्ट जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन है वही इस बात को नहीं बता पाए, उन्होंने कह दिया कि भैया इसकी कोई वैल्यू यहां पर नहीं आएगी, नॉट डिफाइन है भैया, ये वैल्यू कैसी है, अपरिभाषित है। तो कौन कौन सी वैल्यूज हैं फटाफट यहां पे लिखेंगे। सबसे नंबर पहले पे लिखो 0/0 कहीं पे दिख जाए तो कह देना भैया वो नॉट डिफाइंड टर्म है, ठीक है। इन्फिनाइट अपॉन में इन्फिनाइट कहीं पे दिख जाए तो समझ लेना कि भैया वो मेरे पास में नॉन डिफाइंड टर्म हो गई है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहां पर इन्फिनाइट माइनस का इन्फिनाइट भी एक नॉन डिफाइंड टर्म होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 1 की पावर इन्फिनाइट, 1 की पावर इन्फिनाइट, 2 की पावर इन्फिनाइट, तो बात बराबर ही है। तो किसी की भी पावर इन्फिनाइट होगी ना तो भैया वो मेरे पास में क्या होगी, एक नॉट डिफाइंड टर्म ही होगी। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, हम लिखते हैं 0 में इन्फिनाइट, ये भी आपके पास में एक नॉट डिफाइंड टर्म होती है। कितनी होगी, 1, 2, 3, 4 और 5। अभी और लिखो, इसमें आप ऐड कर देना कि यहां पर आपको और क्या बताएं, देखो इन्फिनाइट की पावर 0, ठीक है, ये भी आपके पास में एक नॉट डिफाइंड टर्म है।
इसके अलावा 1/0 भी एक नॉट डिफाइंड टर्म होती है, इसकी वैल्यू होती है इनफिनाइट। और कोई वैल्यू अगर रह गई है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं भैया, कोई वैल्यू मान लो रह गई हो, एक बार चेक कर लेते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ दी वैल्यूज जो हैं वो यही हैं, 0/0, इनफिनाइट, इनफिनाइट माइनस का इनफिनाइट, 1 की पावर इनफिनाइट, 0 × इनफिनाइट, इनफिनाइट की पावर 0, 1/0। जहां पर भी आपको ये सारे टर्म दिख जाए ना, तो समझ लेना कि भैया यहां पर मामला बैठेगा नहीं। तो अभी मैं आपसे मजे ले रहा था ना कि यार यहाँ पे ये 0/0 क्या बनेगा, ठीक है, इन्फिनाइट आ जाए तो, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट आ जाए तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे। तो भैया सीधी सी बात है, ये सारे नॉट डिफाइंड टर्म होते हैं, अपरिभाषित रूप होते हैं। अपरिभाषित रूप का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू कभी निकली ही नहीं और ना ही निकल सकती है। हम तो नहीं निकाल सकते, साइंटिस्टों से नहीं निकली, तो हमारी क्या औकात है जो हम निकाल देंगे। ठीक है, आप सारे बच्चे फटाफट अपनी कॉपी में हेडिंग डाल के लिख लो, इसको तो लिख लो आप, ये आपको पता होना चाहिए। पूरी रामायण जो मैं बता रहा था ना, मैं इसी के लिए बता रहा था, इसको एक बार नोट कर लो आप सारे बच्चे फटाफट। हाँ भाई, अरे लिख लो फटाफट से। एक काम और कर लेना, एक छोटा सा। कितने टर्म हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7। एक 8वीं टर्म और लिख लेना, जो कि 0 की पावर इन्फिनाइट कर लो आप उसको, है ना, 0 की पावर इन्फिनाइट। ठीक है, मोस्टली यही है, इनके अलावा कोई नहीं है। और ये आपके पास में नॉट डिफाइंड टर्म होती है। ठीक है, तो कोई आपसे कंफ्यूज करे, परिमेय संख्याओं में कुछ पूछे उल्टा सीधा, उसके बाद में देखो अगला जो नंबर है मेरे पास में वो है क्यूसी का। क्यूसी मतलब अपरिमेय संख्या। यार सीधी सी बात है, जो नंबर्स P/Q यानी कि भिन्नों की फॉर्म में नहीं लिख सके अपन उनको, जैसे कि एग्जाम्पल की फॉर्म में बता देता हूं मैं आपको। जैसे ही मैंने कहा ये √2 है, मेरे पास पाई की वैल्यू है, और भी जो कांस्टेंट आते हैं, के कांस्टेंट हो गया, जिनकी वैल्यू फिजिक्स में हम बात करते हैं, तो जो वैल्यू हम अगर P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाए, तो सीधी सी बात है वो मेरे पास में अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहते हैं उन्हें अपन, अपरिमेय संख्या। ठीक है भैया, चलो इतनी बात हो गई आपकी। अब यहां तक आपको मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया है, ये आपने उतार भी लिया होगा। लास्ट एंड फाइनल जो नंबर आता है ना आपके पास में, लास्ट एंड फाइनल नंबर, वो आता है मेरे पास में रियल नंबर। क्या आता है मेरे पास में, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं इसे, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि एक नंबर रियल होगा आर बराबर, मैं आपको बता दूं कि इस रियल नंबर के अंदर जितनी भी संख्या हमने पढ़ी, कौन कौन सी, नेचुरल नंबर प्लस मेरे पास में क्यू, प्लस में क्यूसी, प्लस में अपना इंटीजर नंबर, इन सभी को इंक्लूड करके आपका एक नंबर बनता है, उसे रियल नंबर कहते हैं। मतलब जितने भी नंबर्स हमने पढ़े ना, सबको मिला दो, वो सब इसके अंदर आ गए, सब इसके अंदर। अब मैं आपको एक सस्पेंस की बात बताऊं, सस्पेंस, एक सस्पेंस आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, हालांकि वो काम का नहीं है आपका, वो थर्ड ईयर में पढ़ेंगे अपन। रियल नंबर्स पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर। थर्ड ईयर में अपन जब जाते हैं तो वहां पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर क्या होता है बताऊं आपको, आर प्लस में आयोटा, और आयोटा के मल्टीप्लाई में कुछ भी रख दो आप, जैसे आयोटा आपने एक्स वाई कर दो। आर का मतलब यहां पर क्या हुआ, आर मतलब रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर है जिसमें रियल नंबर्स भी आ गए और उसमें एक
और वैल्यू आती है आयोटा। अब बच्चे कह रहे हैं गुरुजी व्हाट इज दिस आयोटा, एक बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी होती है। आज के लिए मैं इतना ही बता पाऊंगा कि आयोटा का जो मान होता है अंडर रूट माइनस का 1 होता है, एक ऐसा नंबर जो कभी डिफाइन ना हो सके। दिस इज द इमेजनरी नंबर, काल्पनिक नंबर होता है ये। काल्पनिक नंबर कैसे होता है, एक बच्चा पूछ रहा है, कल बताएंगे उसको, ठीक है। अभी मैं क्या नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया मेरा, तो इसलिए मैं इसको यहां तक ही बता पाऊंगा आज। उम्मीद करता हूं नंबर सिस्टम में कुछ ऐसी बातें सीखी आपने जो शायद 12th तक आपने नहीं सीखी, वो मैंने आपको इस लेक्चर में सिखाई। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के अलावा सेट की बात करेंगे, सेट में क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, वो सब कुछ हम बात करेंगे। अगला लेक्चर कंप्लीट रहेगा सेट के ऊपर, 25 से 30 मिनट का लेक्चर रहेगा डेमो के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर में आपको मजा आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इस लेक्चर से जो भी बात आपने सीखी कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कर दो, ठीक है। और एप्लीकेशन में ध्यान रखना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, बीएससी प्रो क्लासेज या बीपी क्लासेज के नाम से प्ले स्टोर डालोगे, एप्लीकेशन आ जाएगा, वहां पर अपना बीएससी फर्स्ट ईयर का कोर्स कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।